हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। होप कि सब ठीक है। ओके, बीच में एक दो दिन गैप हुआ था। एक्चुअली थोड़ा रीलोकेट में हो रहा था, जिसकी वजह से मैं क्लास ले नहीं पा रहा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया था। अब थोड़ा सा चीज़ें बच गई हैं। अपने को कंपोजिट और मिक्स सप्लाई बस करना है। वो करने से पहले हमने कहा था कि जितना भी कर लिए हैं हम लोग, मतलब पिछले क्लास तक में, क्लास 7 तक हुआ आई थिंक, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, हल्का फुल्का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा है। और रिवीजन करने का तरीका भी आपको इसी तरीके से रखना है कि बस एक टॉपिक का, जैसे हमारी नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक टॉपिक बस आप ध्यान रखिए कि हाँ, रिलेवेंट नोटिफिकेशन ये है, और उस रेलेवेंट नोटिफिकेशन में क्या था वो पढ़ के आपको याद आ जाना चाहिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स था, कि सर्विस था, कि एग्जाम था, कि क्या था। इस तरह करके चीज़ें हैं, उसी तरह करके हमने ये शॉर्ट नोट बनाया है। ये आपका कोर्स कंप्लीट होते 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 मान के चलिए 70-80 पेज का एक सुपर समरी नोट्स आपका खुद बन जाएगा अपने हाथ का। और चूंकि आप रिवाइज किए रहेंगे तो एग्जाम में भी फटाफट और सब कुछ कवर होगा इसमें, एवरी नोटिफिकेशन, एवरी सर्कुलर, सब चीज़ विथ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हम खुद ही लिखवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, रेलेवेंट डेफिनेशन की थी, जिसमें बिजनेस था, गुड्स था, सर्विसेज की डेफिनेशन की थी, कंसिडरेशन की थी। अब बिजनेस की डेफिनेशन में क्या था, यदि आपको पढ़ना है तो एक बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के पढ़ लीजिए। गुड्स की डेफिनेशन क्या थी, सर्विस की डेफिनेशन क्या थी। गुड्स और सर्विस का इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही एक कंबाइंड चार्ट है, उसको आप नोट कर लीजिए। कंसिडरेशन की भी डेफिनेशन है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। कंसिडरेशन की डेफिनेशन की भी आगे एनालिसिस में चार्ट बनी हुई थी, हमने दिखाया था आपको, वो नोट कर लीजिए। उसके अलावा अगर नोट नहीं करना है तो वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही रहने दीजिए। वो चीज़ें यहाँ पढ़ के अगर ध्यान आ रही हैं तो ठीक है, नहीं ध्यान आ रही तो एक बार मटेरियल में जाके देख लेना है। एक ही दो बार देखने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद तो जब भी आप ये पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें तुरंत ध्यान आ जाएंगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 7.1। 7.1 में था ए, बी और सी। 7.1 ए, 7.1 बी, 7.1 सी। इसमें क्या था, सप्लाई इंक्लूड्स। तो भाई सप्लाई में क्या क्या आते हैं, तो ये 7.1 ए कहता था सप्लाई में सभी तरह की सप्लाई आती हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जिनके साथ कंसिडरेशन जुड़ी हुई है, जिसमें कंसिडरेशन है और वो बिजनेस पर्पज के लिए है। तो सप्लाई का सबसे इसेंशियल पार्ट क्या हुआ कि भाई सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, प्लस कंसिडरेशन होनी चाहिए और प्लस वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो वो सप्लाई मान ली जाएगी। फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि बिजनेस के लिए हो या ना हो, एक एक्सेप्शन है। बिजनेस के लिए होने का एक एक्सेप्शन है कि ठीक है, यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और वो कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व है, और उस इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो भैया बिजनेस के लिए हो या ना हो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। फिर अपने पढ़े थे 7.1 सी। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ठीक है, बिजनेस के लिए तो है ही है, बिजनेस के लिए तो है ही है, लेकिन कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। चार चार ट्रांजैक्शन के केस में, वो चार ट्रांजैक्शन कहाँ लिखी हुई है, शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 की जो चार ट्रांजैक्शन है वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती है। क्लियर है। फिर अपने आए थे 7.1 ए, मतलब 7 सब सेक्शन 1 ए। ये बोलता है अगर चीज़ें डिसाइड हो गई, अगर ट्रांजैक्शन को आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ ये सप्लाई है, 7.1 में आपने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये सप्लाई है, तो भाई अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये जानने के लिए आपको 7.1 में आना पड़ेगा। और 7.1 आपको रेफरेंस देता है शेड्यूल 2 का। तो ये शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि कौन सी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर हम लोग आए थे 7 सबसेक्शन 2 पे। उसमें दो चीज़ें थी, ए और बी। ए बात करता था शेड्यूल 3 की, उसमें बोलता था कि भाई ये 7 सबसेक्शन 2 बेसिकली नेगेटिव लिस्ट थी, और ये बोलता था कि कुछ ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे, और वो एक लिस्ट दी हुई थी। वो लिस्ट किसमें थी, शेड्यूल 3 में। और बी पॉइंट बोलता था कि कुछ गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, पंचायत की सर्विस, याद है। फिर 7 सबसेक्शन 3 पे आए थे। इसमें लिखा था कि इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक, बस ऐसे ही 7 सबसेक्शन 3 को ऐसे पढ़ के समझिए कि गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी गुड्स को, किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकती है या सप्लाई ऑफ सर्विस बोल सकती है, नोटिफिकेशन निकाल के।
हाँ, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर निकलते हैं विद कंसल्टेशन किसके कंसल्टेशन के साथ निकलते हैं, वो अपने जो काउंसिल होती है, काउंसिल के कंसल्टेशन के हिसाब से निकलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशन थे, वो हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला सर्कुलर था डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इसमें आपको याद है कि आदमी डोनेशन दे रहा था, बदले में उसको कुछ मिल रहा था, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जा रही थी। बदले में कुछ नहीं मिल रहा था तो सप्लाई नहीं मानी जाती थी, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाती थी, क्योंकि इसमें अगर बदले में कुछ रहता था तो यही डोनेशन को कंसिडरेशन मान लिया जाता था। अब बदले से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दान दिया 5 लाख रुपया का, और बदले में हम अपना उससे एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, तो भाई सप्लाई हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अपने मन से मोहब्बत से लिख रहा है कि हाँ भाई फलाने के मिश्रा ने हमको 5 लाख रुपये दिया और उससे हमने ये बनवाया, उनकी याद में ये है, तो ठीक है, तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। फिर दूसरा था, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो गैलरी में जब एग्जीबिशन लगती है तो वो गैलरी को आर्ट वर्क अपना भेज देते हैं कि आप हमारा भी आर्ट वर्क जो है गैलरी में लगाइए। तो जब ये भेजते हैं ना, तो भेजते समय कोई सप्लाई इन्वॉल्व नहीं होती है। जब गैलरी में कोई बंदा आकर उनकी पेंटिंग को सेलेक्ट कर लेता है, उनका आर्ट वर्क को सेलेक्ट कर लेता है, तब वो सप्लाई मानी जाती है। फिर अपने कॉस्ट पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम किए थे। इसमें टोटली ये चीज़ें, कॉस्ट पेट्रोलियम पे तो कुछ लगता ही नहीं था, वो सेल्फ सर्विस मानी जाती थी, हालांकि प्रॉफिट पेट्रोलियम एग्जेम्प्ट था। ठीक है, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डेरिवेटिव, फ्यूचर, फॉरवर्ड, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी को अभी समझते हैं, ये ऊपर के 4 समझिए। ये भाई अगर सिक्योरिटीज़ में के डेफिनेशन में आ रहे हैं, सिक्योरिटी डेफिनेशन में आते थे ये, तो इन सिक्योरिटी की डेफिनेशन, सिक्योरिटी क्या होती है कि ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है, तो भाई इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। हाँ, हालांकि इनको करने के लिए अगर कुछ चार्जेस वगैरह लिया जा रहा है तो उस पर जीएसटी लग जाता था। और डेरिवेटिव और फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि जो अंडरलाइंग एसेट्स होते थे, अंडरलाइंग एसेट्स की अगर एक्चुअल डिलीवरी हो रही है तो वो सप्लाई मान ली जाती थी। अगर लेकिन डिफरेंस पे सेटलमेंट हो रहा है तो वो भाई डेरिवेटिव आ जाती थी, सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आ जाती थी, तो ना ही गुड्स होती थी ना ही सर्विस होती थी, तो भाई उसको सप्लाई नहीं मानते थे। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी केस में क्या था कि एक बंदा, ठीक है, शेयर उधार देता था, दूसरा बंदा शेयर उधार खरीदता था, बीच में एक इंटरमीडियरी होती थी। इन लोगों के बीच में शेयर उधार लेने देने पे तो कोई ट्रांजैक्शन, कोई जीएसटी नहीं थी, लेकिन ये लेने देने के बीच में जो अपना चार्जेस वगैरह लेते थे ना, उस पर जीएसटी लगती थी। फिर सिक्योर्ड लोन का भी खरीद फरोख्त बैंक लोग करते हैं, तो भाई सिक्योर्ड लोन एज ए मनी है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। फिर एक्सटेंडिंग लोन, डिपॉजिट एक्सेट्रा, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह है तो जीएसटी लगेगा। फिर अपने आए थे शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 की 4 ट्रांजैक्शन। शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि विदाउट कंसिडरेशन भी ये 4 ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, सप्लाई माने जाते हैं। क्या, अगर आप परमानेंट एसेट्स कर दिए, अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर दिए, किसका, बिजनेस एसेट्स का, और जिस बिजनेस एसेट्स का आपने ट्रांसफर किया, हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चारों ट्रांजैक्शन बिना कंसिडरेशन के हो रहे हैं। तो परमानेंट ट्रांसफर जो किया आपने बिजनेस एसेट्स का, तो उस बिजनेस एसेट्स पे यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है तो भाई क्या होता था कि ये क्या होती थी, सप्लाई मान ली जाती थी। दूसरा था कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस या बोथ, अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, भले वो मतलब बिना पैसे के ही हो रहा है, लेकिन अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, बिजनेस पर्पज़ होना जरूरी था यहाँ पे, दूसरे पे बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो सीधी सी बात है भैया, ये क्या मान ली जाती थी, ये क्या मान ली जाती थी, सप्लाई मान ली जाती थी। तो फिर तीसरा बोलता था, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, किससे, एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है या प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, तो ये क्या माना जाता था, सप्लाई मान ली जाती थी। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या बोलता था, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अभी अपने हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो पढ़ा था 7(1)(b) में, उसमें लिखा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन यदि है तो बिजनेस के लिए हो या ना हो सप्लाई मान ली जाएगी। यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है, तो विदाउट कंसिडरेशन तब सप्लाई मानी जाएगी जब वो बिजनेस पर्पज के लिए ली हुई हो। विदाउट कंसिडरेशन तब सप्लाई मानी जाएगी जब वो बिजनेस पर्पज के लिए ली हुई हो और 2 लोगों से ली हुई हो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किससे की गई है, 2 लोगों से की गई है, एक तो रिलेटेड पर्सन से की गई है और या तो अपने ही इस्टेब्लिशमेंट से की गई है जो इंडिया के बाहर स्टैब्लिश है।
लेकिन इसमें बिजनेस इन्वॉल्व होना जरूरी था। 7(1)B में बिजनेस इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं था, उसमें सिर्फ कंसिडरेशन था। इसमें कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस है और लोग डिफाइंड है, 2 ही लोग से इनपुट आप कर सकते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद सर्कुलर नोटिफिकेशन कुछ हम लोगों ने पढ़े थे कि मोड्स एंड डाई ओन्ड बाई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यदि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को बेचते हैं तो उसको कोई जीएसटी नहीं लगती है। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस या बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है तो भाई सप्लाई ऑफ सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है सब चीज़ें, तो भाई इसको सप्लाई नहीं मानते थे। गिफ्ट वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट देता है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो जीएसटी लगेगा, कम है या 50,000 तक है तो जीएसटी नहीं लगेगा। परक्विजिट्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत है या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है या सारे एम्प्लॉइयों को दिया जा रहा है तब तो भाई ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो जीएसटी इस पर भी लग जाता था। फिर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इश्यूड इन एजेंट नेम, गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इन्वॉल्व इन एजेंट नेम। अब यहाँ पे ये था कि जो एजेंट की बात होती थी कि वो 7(1) मतलब शेड्यूल 1 में एजेंट तब माना जाता था जब वो बिल अपने नाम से बना रहा है या वो अगर माल परचेज कर रहा है तो बिल उसके नाम से बन के आ रहा है। डील क्रेडिट एजेंट का भी सेम कहानी था कि अगर वो बिल अपने नाम से बना रहा है तो भाई तब तो वो शेड्यूल 1 का एजेंट है, नहीं तो वो नहीं है। और डीसीए लोन एक्सटेंडिंग सर्विस जो देता था तो उसमें वो डिपेंड करता था कि वो शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट है या नहीं है, उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती थी। फिर सेल्स प्रमोशन स्कीम हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें फ्री सैंपल गिफ्ट का चक्कर था और एक था बाई 1 गेट 1 फ्री। ये कंपोजिट सप्लाई होती थी, मिक्स सप्लाई बेसिकली होती थी। ठीक है, अभी कंपोजिट मिक्स सप्लाई आज करनी है हम लोगों को। फिर अपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस का हम लोगों ने क्या किया था, कंपैरिजन किया था। कंपैरिजन हम लोगों ने किया था कि भाई 7(1)B में जो इंपोर्ट है और 4th आइटम ऑफ शेड्यूल 1 में जो इंपोर्ट है दोनों ही इंपोर्ट ऑफ सर्विस हैं, लेकिन 7(1)B वाले में कंसिडरेशन है और शेड्यूल 1 वाले में कंसिडरेशन नहीं है। 7(1)B वाले में बिजनेस हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और शेड्यूल 1 वाले में बिजनेस होना जरूरी है। 7(1)B किसी भी आदमी से किया जा सकता है और शेड्यूल 1 जो है सिर्फ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन से ही किया जा सकता है। फिर शेड्यूल 2 हम लोगों ने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, 7 सबसेक्शन 1A वाला। तो इसमें था पहला ट्रांसफर 3 थे, टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट इन गुड्स हो रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, और टाइटल इन गुड्स यदि फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस, यदि लैंड का कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, लीज लेटिंग आउट कर रहे हैं बिल्डिंग का तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रीटमेंट प्रोसेस दूसरे के अगर उस पर अनदर मतलब दूसरे के गुड्स पे यदि काम कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ। चौथा था ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, 3 थे, बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, सप्लाई ऑफ गुड्स, बिजनेस एसेट्स का पर्सनल यूज़ किया गया, सप्लाई ऑफ सर्विस, और बिजनेस यदि बंद हो गया तो जो गुड्स हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिए जाएंगे जो बचे हुए स्टॉक है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन थे, एक गोइंग कंसर्न, एक अगर डिसीज हो गया तो उसका लीगल हेयर संभाल रहा है तो। फिर 5वें में 6 था, 6 क्या थे, सप्लाई ऑफ सर्विस थे। पहला क्या था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग था। कंस्ट्रक्शन वाले में ध्यान रखिए ये था, ये तभी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी जब कंसिडरेशन कुछ न कुछ कंसिडरेशन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के पहले मिल गई हो। फिर अपने टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर किए थे, सप्लाई ऑफ सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराए थे, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर कोई चीज़ करने से रोकना, कोई चीज़ बर्दाश्त करना या कोई चीज़ करने के लिए अगर कुछ पैसा मिल रहा था सप्लाई ऑफ सर्विस होता था। ये एक कॉमन था कि किसी भी गुड्स को हम राइट टू यूज़ करने का दे रहे हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। 6ठे में 2 था, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एक रेस्टोरेंट सर्विस, दोनों सप्लाई ऑफ सर्विस थी। 7वां था अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यदि सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हैं मेंबर्स को तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता था। फिर सर्कुलर नोटिफिकेशन एक और था, टेनेंसी राइट वाला। फिर जॉइंट वेंचर का कैश कॉल था जो 4 लोग 100 रुपये मिलाए थे। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट था, इसको एज ए गुड्स मानते हैं, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। ठीक है, तो ये अगर पढ़ के ध्यान नहीं आ रहा तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोलिए और उसको एक बार रीड करवा लीजिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था शेड्यूल 3 क्या बोलता था कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स होते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं। तो सबसे पहला था
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो सर्विस दी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। बेसिकली ये नेगेटिव लिस्ट में है, नेगेटिव लिस्ट बोल सकते हैं इसको। कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी, नेगेटिव लिस्ट में आता है। 3 में 3 थे, एक तो सर्विस परफॉर्म किया किसने, एमपी, एमएलए या मेंबर ऑफ पंचायत म्यूनसिपलिटी ने, उसकी सर्विस मतलब एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब नेगेटिव लिस्ट में है। फिर या कोई स्पेशल होल्ड पर्सन ने किया, जैसे प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, ये लोग यदि सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं तो इनकी भी सर्विस नेगेटिव लिस्ट में है। फिर सर्विस परफॉर्म बाय चेयरमैन, मेंबर, डायरेक्टर, ये चेयरमैन है, सीएम यहाँ भी हो गया ना, ये देखिए ये सीएम यहाँ भी हो गया, ये तो चीफ मिनिस्टर है और ये चेयरमैन है, ठीक है। चेयरमैन, मेंबर, डायरेक्टर या बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी। तो भाई जो बॉडी इस्टेब्लिश की गई है सीजीएसजी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, उसमें यदि कोई चेयरमैन है, मेंबर है, डायरेक्टर है, अगर उसने कोई सर्विस परफॉर्म की है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स है, नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस है बेसिकली। हाँ, तब तक जब तक वो एम्प्लॉय ना हो, एम्प्लॉय है तो वो ऊपर पहले वाले में आ जाएगा। फिर चौथा था भाई, चौथा मतलब चौथा, अगर किसी का चौथा है तो परेशान नहीं करेंगे, मतलब जाते समय किसी को परेशान नहीं करेंगे। फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। फिर 5वां नंबर क्या था, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। 5B को छोड़ के ये सारा नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है, नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फिर एक्शनेबल क्लेम, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन 3 चीज़ें को छोड़ के ये लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग यदि है तो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस मानी जाएंगी। और उसके बाद से आउट सप्लाई था, बाहर से बाहर माल बेच दिए बिना इंडिया में लाए, नॉन टीटी। फिर 8वें में 2 था कि वेयर हाउस से हमने बेच दिया, वेयर हाउस में रख के बेच दिया, या पोर्ट पर आते पोर्ट पे छुड़ाने से पहले बेच दिया, तो ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसमें नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन पढ़े थे हम। नोटिफिकेशन क्या था कि पंचायत फंक्शन थे, म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन थे, और अल्कोहलिक लीकर का जो लाइसेंस था ग्रांट करने की जो फीस थी वो क्या थी, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स थी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज थी। फिर क्लैरिफिकेशन था उसमें कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसमें ट्रांसपोर्ट पे जो ट्रक पे जैसे माल लाद के हम लोग ला रहे हैं तो ट्रक की वैल्यू जीएसटी नहीं लगती थी, सिर्फ माल पे लगती थी। फिर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स, लाइक क्रेन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो क्रेन के वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगती है, रिपेयर्स पे जीएसटी लगती है। क्लियर है। अब एक कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हम लोग को आज करना है, तो आइए कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पे आ जाते हैं। चलिए, तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई कर लेते हैं। क्लियर थी ना? हेलो। हाँ, तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, सेक्शन 8 बात करता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की। देखिए पहले ना हम लोग एक प्लेन रीडिंग कर लेते हैं, सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है, फिर नीचे भी एनालिसिस में कंपोजिट का डेफिनेशन, मिक्स का डेफिनेशन, सबका अलग अलग चीज़ों को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोलता है, सेक्शन 8 बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है टैक्स लायबिलिटी की बात करता है ये ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। जो टैक्स लायबिलिटी होती है ना, टैक्स लायबिलिटी होती है वो यदि कंपोजिट सप्लाई है ना, कंपोजिट सप्लाई यदि है तो उसमें होती है प्रिंसिपल सप्लाई, जो होता है ना प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है, ठीक है। ये रेट लगती है प्रिंसिपल सप्लाई की कंपोजिट में। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री, तो लैपटॉप अपनी प्रिंसिपल सप्लाई हो गई, और जो लैपटॉप बैग है वो उसके साथ एंसिलरी सप्लाई होगी। तो लैपटॉप का जो जीएसटी का रेट होगा वो पूरे सप्लाई पे लग जाएगा, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ लैपटॉप बैग। और वही यदि मिक्स सप्लाई होगी ना, अब ये क्या है अभी समझेंगे हम लोग। मिक्स सप्लाई में जो होगी, जो हाईएस्ट रेट ऑफ सप्लाई होगी ना, जिस गुड्स या सर्विसेज का हाईएस्ट रेट होगा उसी को हम लोग सप्लाई मानेंगे।
जैसे मान लीजिए साबुन, तेल और बहुत सारी चीज़ें, ब्रश, पेस्ट, ये सब क्या इकट्ठे करके हम लोग अभी बेच रहा है। बाथरूम आइटम बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, एक कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन इसे बोल के बेच रहा है। तो उसमें जिस आइटम पे सबसे ज़्यादा रेट होगा जीएसटी का, वही रेट सब के ऊपर लग जाएगा, भले ही किसी के ऊपर कम जीएसटी का रेट हो इंडिविजुअली। तो ये तो रेट की बात हो गई, इसी की बात ये करेगा। द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट मिल्क सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो जब प्रिंसिपल सप्लाई होता है ना, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। एंड यदि मिक्स सप्लाई की बात करें, उसमें भी दो या दो से सप्लाई होती है, और उसमें जो दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, उसी को हम लोग सप्लाई मान लेते हैं। ये था सेक्शन 8, खत्म यहाँ पे सेक्शन। लेकिन अब कुछ समझ में आया नहीं, कुछ समझ में आया नहीं, इसका एनालिसिस अभी बाकी। तो भाई एनालिसिस करते हैं, इसमें कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो भाई कंपोजिट सप्लाई माने वो सप्लाई जो टैक्सेबल पर्सन द्वारा की जा रही है रेसिपिएंट को, एंड ये तीन चीजें, 1 2 3 क्या है? कंप्राइजेस 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। तो भाई टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, भले गुड्स की हो, गुड्स सर्विसेज की हो, या गुड्स सर्विस दोनों की हो, या सर्विस की हो। ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे खास बात कंपोजिट सप्लाई की ये है ना, ये नेचुरली बंडल्ड होते हैं कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग सब देते हैं, भाई मिलता ही है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक होता है ना कि भाई जैसे आप एसी लेने जाएंगे, उसका फिटिंग्स जो घर पे आके मैकेनिक लगा के जाता है वो फ्री है, उसकी जो फिटिंग्स है घर पे आके उसको फिट करके जाएगा, सर्विस करके जाएगा, वो फ्री है। आप कोई मोबाइल लेते हैं, साल भर उसकी वारंटी फ्री, ये सब लोग देते हैं, नेचुरली बंडल्ड है, सब देते हैं। तो इसका सबसे खास बात यह है कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं और सप्लाइड किए जाते हैं इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डरली कोर्स ऑफ बिजनेस। और जिसमें से दोनों में से ना कोई भी एक, 2 या 2 से अधिक सप्लाई है, तो कोई एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होगी। अब उस सप्लाई के बिना बाकी का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम मोबाइल नहीं लेंगे और सिर्फ सर्विस लेंगे कि सिर्फ वारंटी चाहिए हमको, तो बिना मोबाइल में वारंटी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। This means that is composite supply goods services both are bundled owing to natural necessity. The elements of composite supply dependent on the principal supply. जो एलिमेंट है प्रिंसिपल सप्लाई वो डिपेंड करता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही रेट लगेगा। जैसे अब 61 नंबर की बात करें, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस जो होते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें शेड्यूल 2 में, वो साफ साफ लिख दिया गया था कि सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं। लेकिन ये एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकते हैं कंपोजिट सप्लाई के लिए, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भाई आदमी अपना मटेरियल भी तो लगाता है और लेबर भी लगाता है, लेकिन मेन सप्लाई लेबर की है, मटेरियल की एंसिलरी है। उसी तरह रेस्टोरेंट सर्विस में खाना तो खिलाता है आदमी, लेकिन साथ में सॉरी, हाँ, इस तरह रेस्टोरेंट सर्विस की भी बात करें हम लोग, तो भाई रेस्टोरेंट सर्विस में क्या है कि खाना तो खिलाता ही है, खाना के साथ साथ वो क्या भाई मटेरियल भी तो लगता है ना, कभी रोटी बनाने में आटा लगता है, पनीर की सब्जी बनाना तो पनीर लगेगा, मसाला लगेगा, दुनिया भर की चीज़ें लगती हैं, तो गुड्स तो लग ही रहा है, लेकिन उसका मेन काम क्या है? सर्विस, खाना खिलाना। तो सर्विस क्या हो गई आपकी? रेस्टोरेंट सर्विस आपकी हो गई कंपोजिट सप्लाई, और मेन सप्लाई इसमें क्या हो गई? सर्विस। अब ये सब कैसे पता लगेगा कि नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है? भाई हाउ टू डिटरमाइन? वीडियो बीच में रोकना नहीं चाह रहे ना बार बार, वो क्या होता है कि वीडियो रोकने से फिर जोड़ने में समस्या आती है, वो ज़्यादा टाइम लगता है एक्सपोर्ट होने में। इसी वजह से ठीक है, थोड़ा सा छींक खांसी के एडजस्ट कर लीजिए। हम तो कंप्यूटर के अंदर है, आप लोगों को कोई चीज़ नहीं जा रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही है।
हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, भाई ये कैसे तय होगा, ये कैसे तय होगा, ये कैसे तय होगा? वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वुड डिपेंड अपॉन नॉर्मल फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेस। अब इसमें देखिए कुछ चीजें हैं जो आदमी देख के ये पता लगा सकता है कि भाई ये नेचुरली बंडल्ड हैं, ये कैसे पता लगेगा? एक तो परसेप्शन होता है कि भाई ये तो आदमी मान के चलता है कि भाई इसके साथ तो ये मिलेगा। अब मोबाइल खरीदने जाएंगे तो बैटरी तो साथ में मिलेगी ही मिलेगी। और आप कभी ये देखें मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल का जो बिल बनता है वो तो सीधे मोबाइल का ही बिल बनता है ना। कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल का बिल अलग बनता है, बैटरी का बिल अलग बनता है, या उसमें अलग अलग वैल्यू लिखी थी? नहीं ना। तो मोबाइल हम लेंगे तो साथ में बैटरी तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब ये परसेप्शन होती है क्योंकि हम मान के चलते हैं कि भाई ये चीज तो हमको मिलेगा। फिर दूसरा चीज, मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ना उस सिमिलर बंडल को देते हैं, मतलब मार्केट में ये चीजें चल रही हैं, सब देते हैं भाई, सब देते हैं। तो हम अगर वो सर्विस देंगे तो हम भी वही चीज देंगे। सब अगर दे रहे हैं तो हम भी देंगे ना, सब अगर दे रहे हैं तो हम भी देंगे। ठीक है। अब फिर अब क्या हुआ? अब तीसरी चीज क्या है? जैसे समझिए ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये मोबाइल वाला एग्जांपल हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल 63 नंबर, बंडल ऑफ सर्विस ऑफ कैटरिंग ऑन बोर्ड एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज बंडल्ड ऑफर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइंस। भाई ज्यादातर जो एयरलाइंस वाले हैं वो क्या करते हैं कि भाई टिकट के साथ आपको रास्ते का खाना भी देते हैं जो आपको जहाज में प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, कैसे पता लगता है? नेक्स्ट पता लगता है कि नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज इन बंडल ऑफ सर्विसेज। ये कैसे पता लगता है? जैसे विल ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइन वेदर सर्विस बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यहाँ देखा जाता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हो रहा है। इफ द नेचर ऑफ सर्विस इज सच दैट वन ऑफ द सर्विस इज द मेन सर्विस एंड द अदर सर्विस इज कंबाइंड विद द सर्विस आर इन नेचर ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी सर्विसेज। जैसे मान लीजिए कि अपने एक मिनट ये देख लेते हैं। हाँ, ये एग्जांपल है ना होटल वाला। जैसे सर्विस ऑफ स्टे इन होटल इज ऑफन कंबाइंड विथ प्रोविजन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द स्टे। भाई स्टे में क्या होता है कि सब तो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ होटल्स का है इसमें परसेप्शन कि भाई आप रहने के साथ साथ कुछ उसमें नाश्ते पानी का भी प्रोविजन रहता है। तो उसको आप मान सकते हैं कि सच सर्विसेज इन एंसिलरी सर्विस टू द प्रोविजन ऑफ होटल एकोमोडेशन एंड द रिजल्टेंट पैकेज वर ट्रीटेड एज सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड। अदर भी हो सकते हैं कुछ चीजें। इसमें ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोई स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ नहीं यही चीज़ है, लेकिन ठीक है 3-4 चीज़ें हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बेस पे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ भाई नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है। अब एक और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं। एक पोशाक मैन्युफैक्चरर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है चीकू लिमिटेड के साथ फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्स। तो रेडीमेड शर्ट की सप्लाई तो कर ही रहा है, साथ में पैकिंग कर रहा है डिजाइनर बॉक्स में। ठीक है। फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चर वुड ऑल्सो गेट देम इंश्योर। तो ये तीसरी सर्विस इंश्योरेंस की हो गई। तो भाई एक तो रेडीमेड शर्ट गुड्स दे रहा है, साथ में उसको बॉक्स में पैक कर रहा है, साथ में इंश्योरेंस की भी सर्विस दे रहा है। तो 3 हो गई। तो इन दिस केस सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज कंपोजिट सप्लाई वेयर इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो भाई क्या किया जाएगा, गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस मिला के कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी। तो भाई कोई भी शर्ट बाहर भेजता है तो भैया पैकिंग करके ही भेजता है और इंश्योरेंस ट्रांजिट की होती है, ऐसा मानते हैं लोग। तो भाई इसको हम कंपोजिट सप्लाई मान सकते हैं और जो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 66।
ये क्या बोलता है, व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ टेलीविजन सेट एंड ही ऑल्सो गेट्स मैंडेटरी वारंटी and a maintenance contract with TV, this supply is a composite supply. This supply is a composite supply. In this example, supply of TV is the principal supply and warranty maintenance क्या हो गई, ancillary हो गई. तो supply of TV को हम लोग main मानेंगे. ठीक है. अच्छा, अभी अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं. एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं. हाँ, नेक्स्ट 67. अ ट्रैवल टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली में इंक्लूड सर्विस ऑफ फूड बीइंग सर्व. ये तो हम लोगों ने अभी एग्जांपल किया. अब टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा. बेयर में हमने साफ साफ पढ़ा कि जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसी का रेट लगता है. प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं 68 पे. ये पढ़ लेते हैं क्या है. ये इसी का है. कैसे डिटरमाइन करेगा उसके ऊपर एग्जांपल है. ठीक है. एक रति कंप्यूटर है, वो लैपटॉप सप्लाई करते हैं. कितने रुपए का, 52,000 रुपए का लैपटॉप करते हैं और साथ में लैपटॉप का बैग देते हैं 3,000 रुपए का. तो भाई ये 55,000 रुपए का लैपटॉप और लैपटॉप बैग दे रहे हैं. टोटल 55,000 रुपए का है. तो बीइंग नेचुरली बंडल्ड, चूंकि ये नेचुरली बंडल्ड है तो सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद लैपटॉप इस कंपोजिट सप्लाई हो गई. और इसको ट्रीटेड एज, और लैपटॉप को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई बोला जाएगा. तो एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन लैपटॉप इज 18%, लैपटॉप बैग पे भले 28% हो, तो लैपटॉप पे 18% है. क्योंकि लैपटॉप प्रिंसिपल सप्लाई है तो उसके पूरे सप्लाई को सप्लाई ऑफ लैपटॉप मान लिया जाएगा. पूरे 55,000 पे 18% के हिसाब से जीएसटी लग जाएगी. अब ये तो आप समझ गए. अब कुछ चीजें हैं. अब इसके बाद मिक्स सप्लाई को भी हम लोग समझेंगे. मिक्स सप्लाई कैसे टैक्स लगता है, बेयर में पढ़ लिए हैं. जो हाईएस्ट रेट ऑफ गुड्स होती है उसी वही रेट जो है सबके ऊपर लग जाता है. अब ये कुछ नोटिफिकेशन है. अच्छा, अब ये नोटिफिकेशन किसके लिए, प्रिंटेड बुक्स, मतलब प्रिंटर के लिए. बेसिकली जो प्रिंटर होते हैं ना, प्रिंटर ठीक है, जो प्रिंटिंग करते हैं. तो इसमें एक चीज समझिए कि यदि कंटेंट महत्व रखता है, जैसे मान लीजिए हम अपनी बुक पब्लिश करवा रहे हैं, जीएसटी की चाहे लॉ की बुक पब्लिश करवा रहे हैं, तो हम जो कंटेंट देंगे तो हमारा कंटेंट महत्व रखेगा. फिर वो जो छाप के हमको किताब देगा, जो किताब छाप के हमको देगा, उसमें वो जो अपना कागज लगाएगा ना, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा. तो फिर वो कंटेंट का पैसा चार्ज करेगा. कंटेंट मेन है तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी. सॉरी, कंटेंट मेन होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी. अगर उसका कागज मेन होता तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, क्योंकि वो हमको सप्लाई ऑफ गुड्स करता. जो बिल बनाता सप्लाई ऑफ गुड्स का बनाता. चूंकि यहाँ पे मेरा कंटेंट मेन चीज होगा, क्योंकि कंटेंट ही मेन है. उसका भाई उसका कागज थोड़ी मांग रहे हैं. भाई हम कोई अगर स्टूडेंट हमसे 500 रुपये की किताब खरीदेगा तो हम उसको कागज थोड़ी भेजेंगे. और उस कागज में मेरा कंटेंट मेन रहेगा. कंटेंट की वजह से वो किताब बिकेगी भाई. तो कंटेंट की जहाँ इंपॉर्टेंस है वो है सप्लाई ऑफ सर्विस. इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. और जहाँ पे कंटेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है वो मटेरियल की इंपॉर्टेंस है जो दे रहा है. जैसे मान लीजिए कि हम लिफाफा छपवा रहे हैं, नीचे छोटा सा अपना लोगो या एड्रेस वाला लिफाफा छपवाते हैं, लेटर कार्ड वगैरह छपवा रहे हैं. टीसीयूज होटल में जाते हैं, देखते हैं टीसीयूज वगैरह जो देते हैं उसमें होटल का लोगो होता है. लोगों के टीसीयूज होते हैं, नैपकिन होते हैं, वॉलपेपर होते हैं. तो ये सब में ना मटेरियल मायने हैं. तो यहाँ ये क्या, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है. ये सप्लाई ऑफ गुड्स है. क्लियर. तो ये एक नोटिफिकेशन थी. अच्छा, एक नोटिफिकेशन इसकी है बस के बॉडी बिल्डिंग की. तो ये भाई डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है. प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी. जैसे मान लीजिए कि बस की बॉडी बिल्डिंग का है हिसाब किताब. तो हमने क्या किया कि हमारे पास बस के चेसिस पड़े हैं और बॉडी भी है. तो हमने बस की बॉडी और चेसिस दोनों भिजवाई.
बस की बॉडी और चेसिस दोनों भिजवाई, बस की बॉडी और चेसिस दोनों भिजवाई, और उसने क्या किया, सिर्फ उसको जोड़ के हमको दे दिया था, बस सप्लाई सर्विस हो गया। अब लेकिन भाई हमारे पास सिर्फ चेसिस है, बॉडी नहीं है, तो चेसिस ने भिजवाई, उसने अपना बॉडी लगाया, बॉडी भी लगाया और सर्विस भी दी। तो मेन सप्लाई क्या थी, बॉडी बिल्डिंग की ना, कि बॉडी जोड़ने की थी। तो भाई मेन सप्लाई बॉडी बिल्डिंग की थी, ठीक है, बॉडी जोड़ मतलब बॉडी की थी, तो यहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। इसी तरह रीट्रेडिंग ऑफ टायर है, ये थोड़ा सा शब्द नया है इसलिए इसका मतलब लिख लीजिए। इसका मतलब होता है टायर पे रबड़ चढ़ाना, टायर पे रबड़ चढ़ाना। टायर पे रबड़ चढ़ाना, ठीक है। तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर हो गई। तो यह क्या होगा, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स इस प्रोसेस ऑफ रीट्रेडिंग विच इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो रीट्रेडिंग, कोई अपना टायर लेके गया और वो सिर्फ रबड़ चढ़ा रहा, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। रबड़ यूज इन रीट्रेडिंग इज एन एंसिलरी सप्लाई मानी जाएगी, रबड़ को एंसिलरी सप्लाई माना जाएगा। फिर सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर वेयर द ओल्ड टायर बिलोंग्स टू द सप्लायर। अब भाई अब रीट्रेडेड टायर हम बेच रहे हैं, मतलब हम पुराना टायर उससे खरीद ले रहे हैं और उसको नया रबड़ चढ़ा के फिर बेच रहे हैं, तो भाई टायर भी तो हमारा ही है, हो गया ना फिर, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। क्लियर है। मिक्स सप्लाई की यदि हम बात करें, मिक्स सप्लाई में क्या होते हैं, मिक्स सप्लाई में भी दो या दो से अधिक इंडिविजुअल सप्लाई होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा है, एक चीज ये लिखा है कि ये नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। क्लियर है, कंपोजिट सप्लाई ये नहीं है। तो भाई सबसे, इसका मतलब क्या हो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं। अगर कंपोजिट सप्लाई नहीं हो तो वो मिक्स सप्लाई होगी। तो दो से अधिक इंडिविजुअल सप्लाई तो यहाँ भी होते हैं। फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, द इंडिविजुअल सप्लायर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। यहाँ पे कोई नेचुरली बंडल्ड वाली बात नहीं होती है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सप्लाई जो मिक्स सप्लाई है कि नहीं, द फर्स्ट रिक्विजिट इज टू रूल आउट दैट द सप्लाई इज कंपोजिट सप्लाई। सबसे पहले ये देखेंगे वो कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई कैन बी मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई हो सकती है, तभी हो सकती है जब वो कंपोजिट सप्लाई ना हो। एज अ corollary इट कैन बी सेड दैट इफ द ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ सप्लाई नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देन इट वुड बी अ मिक्स सप्लाई। दूसरी तरीके से ये भी देख सकते हैं कि नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं। अगर नेचुरली बंडल्ड है तब तो कंपोजिट है, नहीं है तो मिक्स है। वंस द amenability of the transaction as a composite supply is ruled out and the single consideration is charged for the entire supply in different components, it would be mixed supply classified in terms of supply of goods services attracting highest rate of GST। एक बार मिक्स सप्लाई होगी तो जो हाईएस्ट रेट ऑफ GST रहता है वही उस पर सारे सप्लाई पे लग जाएगा। जैसे ये 69 नंबर की बात करें तो सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैनल फूड, स्वीट, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, एरेटेड ड्रिंक एंड फ्रूट जूस व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस, ये मिक्स सप्लाई होती है। और each of these item can be supplied separately and is not dependent on any other, ठीक। it shall not be a mixed supply if these item are supplied separately। ऐसी बात, अगर हम ये सब आइटम हम लेके आए कहीं से और हर आइटम का अलग अलग बिल बना, चॉकलेट 20 रुपया है, कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये, ये 20 रुपये करके 100 रुपये का बिल बना और अलग अलग उसमें बिल बना के दिया, तब थोड़ी वो मिक्स सप्लाई हुई भाई। मिक्स सप्लाई मतलब सिंगल प्राइस चार्ज हो रही है। हमने 4 आइटम दिया, 4 आइटम बंडल में दिया कि भाई जैसे दिवाली पे बंडल में बिकते ना नमकीन चॉकलेट सब मिला के भाई एक बंडल बन जाता है। ये 100 रुपये का बंडल, ये 200 रुपये का बंडल है, ये 300 रुपये वाला है, 251 वाला है, जैसे 501 वाला दीजिए तो 501 वाला अलग बंडल होता है। तो उसमें सिंगल प्राइस चार्ज उठती है, वो आपको बिल बना के देगा 501 का दिवाली पैक, दिवाली स्वीट पैक।
ठीक है, तो दिवाली स्वीट पैक करके देगा तो भाई ठीक है, सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी है। और यही चीज़ कंपोजिट सप्लाई में भी है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी है। अब लैपटॉप बैग के साथ हम दे रहे हैं और लैपटॉप को अलग लिख रहे हैं, बैग का दाम अलग लिख रहे हैं, तो भैया अलग अलग सप्लाई होगी। इसका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर है और अपना स्टोरेज वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। भाई रेफ्रिजरेटर के साथ बॉटल वगैरह नहीं मिलती है, आप भी अगर रेफ्रिजरेटर में गए होंगे तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर ही मिलता है, बॉटल कोई फ्री नहीं देता है। अगर कोई दे रहा है तो भाई जबरदस्ती का चिपका रहा है वो उसमें। और बॉटल और रेफ्रिजरेटर अलग अलग बेचे जा सकते हैं और नेचुरली बंडल तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, मिक्स सप्लाई हो जाएंगे। ठीक, तो जबरी चिपकाएगा तो आप उसको अब मान लीजिए कि आप 10,000 की फ्रिज खरीदेंगे, हाँ 200 का वो बोतल चिपका रहा है तो वो 200 का हम उसको अलग से थोड़ी देंगे, तो वो उसके साथ फ्री देगा, फ्री नहीं देगा, वो 10,000 में ही उसका पैसा चार्ज कर लिया, लेकिन बिल आपका बोतल का बिल अलग से नहीं बनाएगा। तो भाई सिंगल प्राइस चार्ज किया ना दोनों चीज़ का, मिक्स सप्लाई हो गई। 71 एग्जाम्पल क्या है, ए हाउस इज गिवन ऑन रेंट थ्रू ए सिंगल रेंट डीड, वन फ्लोर विच इज यूज फॉर रेजिडेंट एंड अदर फॉर हाउसिंग इज ए प्रिंटिंग प्रेस। लमसम रेंट अमाउंट दोनों के लिए दिया जा रहा है। सच रेंटिंग ऑफ टू डिफरेंट पर्पजेज इज नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेट सप्लाई आर मिक्स सप्लाई। अब समझिए ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल, भैया हम किराए पे 2 फ्लोर मकान लिए, एक फ्लोर पे हम रहते हैं और दूसरे फ्लोर पे हम क्या करते हैं, रहते नहीं हैं, वो हम प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं दूसरे फ्लोर पे, लेकिन रेंट एग्रीमेंट हम एक ही बनवाए हैं, दोनों का किराया हम एक के देते हैं, अलग अलग किराया नहीं देते हैं। ये भी एक तरह से मिक्स सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली बंडल नहीं है। नेचुरली बंडल मतलब भाई ऐसा थोड़ी होता है कि हर कोई 2 फ्लोर किराए पे लेता है, एक फ्लोर पर प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, एक में रहता है, ऐसा तो है नहीं। नेचुरली बंडल्ड तो नहीं है, ये स्पेशली बंडल्ड है। और सिंगल प्राइस चार्ज मतलब दोनों का हम किराया एक ही दे रहे हैं, सिंगल डीड बनी है, सिंगल प्राइस चार्ज हुआ है, तो ये मिक्स सप्लाई हुई। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या, प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होगी, जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लगती है दोनों में वो दी जाएगी। तो कॉमर्शियल रेंट पे जीएसटी लगती है और रेजिडेंशियल पे नहीं लगती है, तो जिस पे जीएसटी लगती है 18% वो लग जाएगी। अलग अलग बनता तो कम से कम रेजिडेंशियल वाले पे उसकी नहीं लगती, ये चीज है। ठीक है, अब मिक्स सप्लाई का टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई साहब, जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जिस पे लग रहा होगा वही रेट सब पे लगा देंगे। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, श्रृंगार एंटरप्राइजेज है, 10,000 किट, 50 रुपये प्रति किट, 5 लाख रुपए का राघव जनरल स्टोर को भेजती है। ईच हर किट में क्या है, एक फेस क्रीम है, फेस टिश्यू है, एक नेल पेंट है। तो ये एक मिक्स सप्लाई है और मिक्स सप्लाई में ये देखा जाएगा किसका क्या रेट है। फेस क्रीम का 18 है, टिश्यू का 28 है और नेल पेंट का 12 है। तो इस पूरे 5 लाख पे कितने रुपए का जीएसटी लग जाएगा, 28%। 28% से जीएसटी लग जाएगा। मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर एंड टैक्स्ड एट इंडिविजुअल रेट। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ हम बोले कि अगर भाई देखिए दो या 2 से अधिक सप्लाई आप कर रहे हैं, लेकिन आप अलग अलग बिल बना रहे हैं ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो कंपोजिट मिक्स कुछ नहीं होता है। फिर वो अलग अलग अगर आप बिल बना दिए कि भाई फलाना सामान अलग, ढिमका सामान अलग, ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, भाई ए बी सी डी एक साथ करके अब पैकेज में बेचते तो कंपोजिट मिक्स का सवाल आता। अलग अलग बेच रहे हैं तो अलग अलग रेट लगेगा। जैसे मान लीजिए कि इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार है, इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर शोन सेपरेटली। अब यदि उसमें ये दिखा दिया गया कि भाई ये आपका पार्ट्स लगा, ये पार्ट्स का अलग से पैसा है, प्लस सर्विस चार्ज ये है, तो भाई सर्विस चार्ज पे अलग जीएसटी लगेगा 18% सर्विस का, और उस पर जो पार्ट्स का जीएसटी होगा वो पार्ट्स का जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, ये चीज है। अब भाई रिवीजन की बात आई, ये रिवीजन का पढ़ लीजिएगा, ये बहुत खास नहीं है। रिवीजन जो अभी हम आज हम कराए हैं उसमें हम इसी को जोड़ देंगे, इसी को जोड़ के कल हम आपको इसका रिवीजन भी करवा देंगे और कुछ हम क्वेश्चंस भी इसके करवाना स्टार्ट करेंगे। ये टेस्ट जो नॉलेज आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 76 से। इतने
क्वेश्चन हैं इसमें। चौदह क्वेश्चन है, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। और ये बुक में एक चीज और है, देखिए ऐसा है, कुछ हल्के फुल्के अमेंडमेंट हैं जो अभी बुक में अलग से इनकॉर्पोरेट इन्होंने नहीं किया है, तो उसका अलग से नीचे हर चैप्टर वाइज दे दिया है। तो वो हम लोग अभी जब सारा चैप्टर खत्म हो गया, एक बार हम लोग पूरा क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, तो ये भी कर लेंगे, या पहले इसी को कर लेंगे, पहले रिवीजन कर लेंगे कल, और फिर हम ये लोग ये कर लेंगे, क्या बोलते हैं आपका जो अमेंडमेंट है वो कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, राधे राधे।